हाय फ्रेंड्स, पीएचपी के वेरी बेसिक वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएचपी आखिर क्या लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट्स से। आखिर वेबसाइट्स क्या होती है, किसे बोलते हैं और किस प्रकार की वेबसाइट्स होती है जिसमें पीएचपी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो वेबसाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो वेबसाइट से वो वेब और साइट दो वर्ड से बनी हुई है। वेब यानी जाल जो स्पाइडर बनाता है, और साइट यानी देखना। एक्चुअल वर्ड साइट का वो मीनिंग नहीं है। अगर वो ध्यान से अगर हम स्पाइडर की जो जाल बनी होती है उसे अगर हम देखें तो एक कुदरत का अजीब करिश्मा में दिखाई देगा। वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसका हर एक धागा अपने आप से इस तरह बंधा होता है कि आप किसी भी धागे से किसी और भी धागे में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स बनाई जाती है वो एक छोटे 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 वेब पेजेस को इकट्ठा करके बनाई जाती है। जो वेब पेज है वो इस प्रकार अपने आप से जुड़े होते हैं कि कोई भी वेब पेज में से अगर आपको किसी भी और वेब पेज में जाना हो तो आपको दिक्कत नहीं होती, वो आप आसानी से दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो जो वेब पेजेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस। अब स्टैटिक वेब पेजेस क्या है? स्टैटिक वेब पेजेस माने कि जिसका जो कुछ भी आउटपुट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जितनी भी बार आप उसे बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे या रिफ्रेश करेंगे वो आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगा, जहाँ तक कि उसको बनाने के लिए बनाने वाले ने, जो डेवलपर होता है, प्रोग्रामर होता है, वो खुद उसके ओरिजिनल कोडिंग में जाके उसमें फिर से कुछ चेंज करे। तब तक आपको वही आउटपुट, पुराने वाला आउटपुट हर बार वही स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सभी उन लोगों की जो कुछ भी वेबसाइट्स होती है तो सभी वेबसाइट्स में उन लोगों के बेसिकली दो पेज होते हैं, वेब पेजेस, जिसमें एक में कॉन्टेक्ट की डिटेल होती है और एक में उनकी खुद की अबाउट अस की डिटेल होती है। तो जो वो डिटेल हम पढ़ते हैं वो स्टैटिक डिटेल्स होती है, स्टैटिक वेब पेजेस की। माने कि जितनी भी यार आप उस वेबसाइट को ओपन करके उस पेज पे जाएंगे उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल और अबाउट अस की डिटेल आपको हर बार चेंज नहीं होगी, वही की वही डिटेल आपको दिखाई दी जाएगी। दूसरे जो वेब पेजेस होते हैं वो होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। उसमें क्या होता है कि अब जितनी भी बार आप वेब पेजेस को ओपन करेंगे हर बार आपको कुछ नया ही आउटपुट में दिखाई जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ही आपको कुछ नया आउटपुट दिखे, पर हर बार आपको कुछ नया दिखाई सकता है। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट स्कोर के ले लीजिए। जितनी भी बार आप वेबसाइट क्रिकेट की कोई भी ओपन करेंगे तो हर बार ऑन गोइंग मैचेस, अपकमिंग मैचेस ऐसी लिंक तो बनाई जाएंगी। लिंक आगे आपको HTML में जिसे हम कहते हैं लिंक्स, जो एक पेज को अपने दूसरे पेज से जोड़ता है। जैसे मैंने अभी कहा, एक धागे को दूसरे धागे से जो जोड़ा जाता है उसे हम लिंक्स बोलते हैं। जो लिंक्स बनाई जाती है वो कॉमन लिंक्स तो वैसे की वैसे ही रहती है, वो स्टैटिक लिंक हुई, उस वो वही की वही रहेंगी। पर ऑनगोइंग मैच में हम जब भी क्लिक करते हैं, अपकमिंग मैचेस में जब भी हम क्लिक करते हैं तो उसका जो कुछ भी आउटपुट होता है हमें सेम नहीं दिखाई देता, वो हर बार चेंज हो जाता है। अभी मैच जो चल रहा हो वो शाम तक ख़त्म हो जाता है, तो शाम को जो मैच होता है वो हमें वो दिखाई देगा अगर हम शाम को वही वेबसाइट ओपन करेंगे। हर मिनट पे ओपन करने के उसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, पर कुछ इंटरवल होता है फिक्स, उसका जो डिसाइड किया हुआ इंटरवल है वो अपने आप उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई
कोई भी एक न्यूज़ चैनल जैसे कि याहू का जो होम पेज है, याहू का जो होम पेज होता है उसमें बीच में बड़ा वाला स्लाइडर दिखाई देता है। वो स्लाइडर का जो कुछ भी कंटेंट है, स्लाइडर वही का वही है। तो स्लाइडर बनाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी कोडिंग किया है वो स्टैटिक है, पर उसका कंटेंट दिखाने के लिए उन लोगों ने जो कुछ भी कोडिंग किया है वो डायनेमिक किया है। वो क्या होता है कि जब भी आप सर्वर साइड से कुछ भी नई एंट्री करते हैं तो यूज़र को रैंडमली उसकी एंट्री की इंफॉर्मेशन दिखाई दी जाती है, तो वो हुआ डायनामिक। तो स्टैटिक कंटेंट जो कुछ भी पेज में होता है स्टैटिक वेब पेज में, और डायनामिक कंटेंट जो अपने आप हर बार चेंज होता है डायनामिक वेब पेजेस में, वो दो प्रकार के कंटेंट और दो प्रकार के वेब पेजेस को बनाने के लिए दो टाइप की लैंग्वेजेस आती है, जिसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते हैं सी को। तो सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। वेबसाइट्स की जो कुछ भी लैंग्वेजेस होती है उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फिर से दो प्रकार की होती है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। स्टैटिक कंटेंट जो कुछ भी है उसे बनाने के लिए ज़्यादातर क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस ही इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि HTML और CSS। HTML में आपने जो कुछ भी अपना नाम लिखा होता है और उसको एक अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए कलर, साइज, बॉर्डर, CSS है जो कुछ भी आप देते हैं, बैकग्राउंड में अच्छा सा वॉलपेपर या इमेज रखते हैं, वो स्टैटिक कंटेंट हुआ। जितनी भी बार अपना खुद का बनाया पेज अगर हम रन करेंगे वो नाम वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लाइंट साइड का जो कुछ भी कोडिंग होता है, प्रोग्रामिंग किया होता है, वो सर्वर में कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये बात याद रखने की है कि अगर कोई एक वेब पेज है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का अगर हमने इस्तेमाल किया है, तो क्या होगा कि सर्वर जब भी कोई भी एक वेब पेज को रीड करके क्लाइंट में सेंड करता होता है तो वो क्लाइंट लैंग्वेजेस का कोडिंग कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे ही वो पढ़ता होगा उसे मालूम पड़ेगा कि ये तो मेरा सर्वर का कोडिंग नहीं है, ये क्लाइंट का कोडिंग है। तो जितना भी कोडिंग होगा वो सभी कोडिंग वो क्लाइंट में एज इट इज सेंड कर देगा। तो क्लाइंट लैंग्वेजेस का कोडिंग आखिर एग्जीक्यूट कौन करता है? क्लाइंट का जो कुछ भी कोडिंग होता है वो एग्जीक्यूट करता होता है ब्राउज़र, जो हमारा खुद का हमारे पीसी में इंस्टॉल किया हुआ होता है वो, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। वो ब्राउज़र सर्वर में से आया हुआ कोडिंग एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कैसे करता है? वो इंटरप्रेट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसे दो नाम हमने सुने हुए हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ के उसे एग्जीक्यूट करता है, वो होता है इंटरप्रेटर। सर्वर साइड का कोडिंग सर्वर साइड लैंग्वेजेस जो कुछ भी होती है उसका कोडिंग कौन एग्जीक्यूट करता है? तो उसका कोडिंग सर्वर ही एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि एक पेज बनाया गया है, उसमें से 2 लाइन लिखी हुई है हमारे नाम की, और दूसरा ब्लॉक है वो हमारा एड्रेस का, और जो दूसरा ब्लॉक होता है उसमें हमने कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं। तो जो इमेजेस का कोडिंग किया हुआ ब्लॉक है वो सर्वर लैंग्वेजेस में है कि हर बार वहाँ एक नई इमेज दिखानी है, तो वो सर्वर लैंग्वेजेस होती है। तो सर्वर लैंग्वेजेस का जो कुछ भी ब्लॉक होगा वो सर्वर एग्जीक्यूट कर देगा, जो कुछ भी हम लैंग्वेज एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका सर्वर। फॉर एग्जांपल अभी PHP की बात करिए तो PHP का सर्वर उसे एग्जीक्यूट करेगा। आगे दूसरी लैंग्वेज हम देखेंगे तो जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस इमेज को रैंडमली दिखाने के लिए वो सर्वर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसका जो कुछ भी आउटपुट होगा, याद रखने की बात है और समझने की बात है, सर्वर लैंग्वेज का आउटपुट जो कुछ भी होगा वो क्लाइंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होके क्लाइंट लैंग्वेजेस के कोड के साथ क्लाइंट पीसी में सेंड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इमेज की बात करें तो कुछ भी कोडिंग लिखा होगा हमने
PHP में जो ये रैंडमली इमेज दिखाता है, तो फाइनल जो कुछ भी आउटपुट क्या होगा, कोडिंग क्या होगा, उसका एक इमेज src टैग होगा। वो एक टैग ही जनरेट किया जाएगा बाय PHP, और वो इमेज src का जो एक टैग है, src में कोई भी एक इमेज का नाम लिखा होगा, वो एक टैग उसके ऊपर जो हमने हमारा नाम लिखा था उसके साथ क्लाइंट पीसी में सेंड किया जाएगा। और क्लाइंट पीसी वो दोनों कोडिंग को, जो पहले सर्वर का था और पहले से अब वो क्लाइंट का है और जो पहले से क्लाइंट का था, दोनों कोडिंग को साथ में एग्जीक्यूट करके इंटरप्रेट करके हमारे स्क्रीन पे दिखाएगा। जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ब्राउज़र की होती है आउटपुट दिखाने की। अगर आपका ब्राउज़र है वो पुराना वर्जन है और वेबसाइट जो बनी गई है वो नए HTML या CSS के वर्जन से बनाई गई है, तो शायद आपके आउटपुट में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सर्वर साइड की बात फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर्वर का जो कोडिंग होता है वो सर्वर में एग्जीक्यूट होता है और उसका जो कुछ भी आउटपुट होता है क्लाइंट पीसी में सेंड किया जाएगा, और क्लाइंट पीसी फिर से उसी सर्वर के कोड को जो क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया था उसे इंटरप्रेट करके क्लाइंट की स्क्रीन पे दिखाएगा। जो स्टैटिक कंटेंट है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में HTML और CSS में, और जो डायनामिक कंटेंट जो कुछ भी होगा वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस से बनाया गया होगा, जैसे कि हमारा एक है PHP के अलावा दूसरी आखिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है PHP के अलावा। एक तो आती है ASP, पाइथन, रूबी और JSP। जो ASP लैंग्वेज है वो माइक्रोसॉफ्ट की खुद की .NET एनवायरनमेंट की बनाई गई है। उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज उन्होंने पहले से ऐड रखी है, जैसे कि डेटाबेस के लिए jQuery होती है, एडवांस जावास्क्रिप्ट रेफरेंस जो इसे कहा जाता है, और डिज़ाइनिंग की और कई ऐसी लाइब्रेरीज है जो ASP.NET में पहले से इंक्लूड ही होती है। PHP एक आगे हम उसके एडवांटेजेस और पावर्स उसे ठीक से हम पढ़ेंगे PHP के बारे में। पाइथन और रूबी दूसरी लैंग्वेजेस है। JSP है वो जावा की बनाई गई है, वो प्योर OOP लैंग्वेज है, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो लैंग्वेजेस आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें सर्वर की, तो वो दो प्रकार की होती है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड माने उसमें छोटे छोटे UDF बना के हम अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम छोटे फंक्शंस बनाते हैं जिसे हम मेथड बोलते हैं। क्लास को आगे जाके हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें उस क्लास को एडवांस क्लास भी बना सकते हैं। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप ठीक से उसे समझे, ठीक से उसे पढ़े, तो आगे जाके आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये वीडियो था पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन का। आगे का जो कुछ भी होगा प्लीज़ उसके लिए पार्ट 2 रेफर करें।